नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज हम चर्चा करेंगे कृष्णा सोबती जी के शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन के प्रश्नोत्तर पर। तो विद्यार्थियों, इस पर चर्चा करने के पहले आप मेरा पिछला वीडियो देखें, उसमें पूरे शब्द चित्र को व्यवस्थित रूप से समझाया गया है, व्याख्यान शैली में उसका सारांश बताया गया है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके पश्चात आपको ये दूसरा वीडियो देखना है ताकि आपको सारे प्रश्नोत्तर सहज रूप से स्वतः ही याद हो जाए। अब आइए हम चर्चा करते हैं इसी चैप्टर के पहले प्रश्न पर। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने इस कला को, इस काम को हुनर मानते हैं और स्नेह करते हैं और शिद्दत से इस पे काम करते चले जाते हैं। वो इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पैसा की, जीवन यापन करने की शैली नहीं मानते, वो इसे अपनी कला मानते हैं, इसी उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। तो आइए बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? इसका जवाब है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई थी क्योंकि वो उनकी कला का प्रकाशन अपने अखबार में कर सके। यहाँ लेखिका एक पत्रकार की हैसियत से गई थी। अगला प्रश्न, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? इसका सहज भाव से उत्तर यह है कि जैसे ही बादशाह का नाम आया, मियां नसीरुद्दीन सिर खुजाते हुए जवाब देने लगे कि हाँ, वही जो उन्होंने, लेखिका ने नाम बोला था बहादुर शाह जफर, तो इन्होंने हाँ वही कहकर यहाँ से स्टार्ट करा और आनाकानी करने लग गए, क्योंकि सुनी सुनाई बातों को ही उन्होंने लेखिका से कहा था। इस हेतु उन्हें ठीक ठीक अंदाज़ा नहीं था, सो उन्होंने बादशाह का जिक्र आते ही इस शब्द से ही हटने का प्रयास करा और लेखिका के प्रश्नों से बचने का प्रयास करने लगे, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सुनी सुनाई बातों को डींगे मारने के रूप में ही लेखिका से कह रहे थे। अब आता है विद्यार्थियों अगला प्रश्न। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद में प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का जवाब पिछले प्रश्न के उत्तर से ही ताल्लुक रखता है। मजमून मतलब यहां विषय से संबंधित। जैसे ही बादशाह का जिक्र हुआ, लेखिका ने बादशाह का नाम पूछा, तो असहज महसूस किया मियां नसीरुद्दीन ने और उस प्रश्न से हट के आनाकानी करने लगे और इधर उधर अपने कर्मचारियों से बात करने लगे। यानी कि वो उस प्रश्न से बचने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे उन्होंने उस सुनी सुनाई बातों को लेखक से कह दिया। यहाँ पर वो उस विषय से बचने का प्रयास करते नजर आए। यही इस प्रश्न का जवाब है। अगला प्रश्न, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र के रूप में लेखिका ने इस ढंग से रेखा चित्र खींचा। 70 वर्ष का बुजुर्ग एक चारपाई पर बीड़ी सुलगाए हुए एक के बाद एक कश खींचता हुआ एक शाही अंदाज में, चेहरे पर रौनक, पेशानी पर फख्र और एक अपना बादशाहित लिए हुए अपने नए अंदाज में आत्मविश्वास और विशिष्ट शैली के साथ अपनी बात कहना शुरू करता है। इस तरीके से जब हम इस पाठ के एक एक शब्द को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर
खींची चली जाती है, अर्थात एक शब्द चित्र के रूप में उकर जाता है और चेहरा स्वयं कथानक के रूप में। लेखिका ने बड़े ही संजीदगी से मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र इस चैप्टर में खींच कर रख दिया है, जो दृश्यनुमा हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है। अब अगला प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है? मियाँ नसीरुद्दीन की हमें निम्न बिंदु वाली बातें अच्छी लगती है। नंबर 1, आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व। नंबर 2, काम को कला मानने वाले। नंबर 3, खानदानी परंपरा अर्थात बुजुर्गों का लिहाज रखने वाले और एक शाही अंदाज, मस्त मोला, फक्कड़पन लिए हुए आदि आदि। ये बिंदु उनके व्यक्तित्व को एक शब्द चित्र के माध्यम से खींच देती है और उनका अपने काम के प्रति समर्पण भाव ही अन्य लोगों से उनको विशिष्ट स्थान दिला देता है। अगला प्रश्न, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। इसका सीधा सरल जवाब है तालीम की तालीम। यहाँ तालीम का आशय शिक्षा से है और दूसरे तालीम का हम यहाँ तालीम की शिक्षा से रख सकते हैं। यानी कि जब हम किसी काम को समर्पित भाव से करते हैं तो यहाँ तालीम का अर्थ काम की ट्रेनिंग से हो गया है और दूसरे तालीम का अर्थ तालीम की शिक्षा से हो गया है। तो जब हम किसी काम को हुनर के रूप में ले लेते हैं तो उसको आत्मसात करने के लिए, अपनी आदत में शुमार करने के लिए निरंतर अभ्यास करते जाते हैं। यही कारण है कि लेखिका को जब जवाब देते हुए मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि हमने भट्टी भी सुलगाई, बर्तन भी मांजे, झाड़ू पोछा भी लगाया, तब जाकर ये काम हुनर के रूप में हमारे दिलो दिमाग में आया और आज नान बाइयों में हम सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहलाते हैं। यहाँ लेखिका ने ये लाइन इसीलिए कही कि तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। मतलब जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उस शिक्षा का वजूद क्या है, वो किस लक्ष्य की ओर जा रही है, आखिर हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, इसको जो समझ ले वही तालीम की तालीम कहलाता है। अगला प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? मियाँ नसीरुद्दीन को लेखिका ने तीसरी पीढ़ी का पात्र बताया है क्योंकि इससे पहले उनके वालिद मियाँ बरकत और वालिद से आगे अर्थात इनके दादा यानी वालिद के वालिद मियाँ कल्लन आला, तो दादा की पीढ़ी हो गई, वालिद की पीढ़ी हो गई और ये स्वयं मियाँ नसीरुद्दीन। इस तरह से 3 पीढ़ियों का जिक्र इसमें किया है। इसमें लिखा है कि जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने बाप दादाओं की परंपरा को कायम रखा और खानदानी धंधे को अपनाया। वर्तमान समय में नई पीढ़ी अपने परंपरागत उद्योग धंधों को और काम को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रही है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से लेखिका यह संदेश देना चाहती है कि हमें हमारी परंपरा को कायम रखना है और हमें परंपरागत तरीके से जो उद्योग धंधे या कामकाज घर पे चले आ रहे हैं उनको भी करना निहायत जरूरी है। या इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। यहाँ पर लेखक ने सीधे सीधे अखबार नवीस शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ आशय पत्रकार से है और मियाँ नसीरुद्दीन साफ साफ कह देते हैं आप अखबार नवीस तो नहीं हो,
अखबार नवीस अर्थात पत्रकार तो नहीं हो। यदि पत्रकार हो तो मैं आपको एक प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि पत्रकार मेरी दृष्टि में निठल्ले होते हैं। पेपर छापने वाला भी निठल्ला और पढ़ने वाला भी निठल्ला। काम हो कोई सा तो काम से जी चुराने के लिए पेपर पढ़ने का बहाना ढूंढ लेते हैं लोग बाग, और इस तरह से वो काम से अपना मन चुराते हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन पत्रकार को और पढ़ने वाले को निठल्ला मानते हैं। वर्तमान समय में ये सटीक बात मियाँ नसीरुद्दीन की देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल सिर्फ मीडिया का जो उद्देश्य होता है समाज को आईना दिखाना, उससे मीडिया लगता है राह भटक गया, एक आय का जरिया बन गया। ब्लैकमेलिंग और विज्ञापन के जरिए ही वो पेपर को, अखबार को चलाने का सबब मानते हैं, जबकि वास्तव में यह होना चाहिए मीडिया अर्थात एक चतुर्थ स्तंभ जो समाज को सही दिशा दे और हर व्यक्ति सही मार्ग का अनुसरण करे, अच्छी चीज़ों को मोटिवेट करे और बुराई को खत्म करे, बताना चाहे कि ये अच्छा है ये बुरा है। अखबार का काम एक सूर्य की तरह होना चाहिए जो दिशा निर्देश करे। इस तरीके से मियाँ नसीरुद्दीन शब्दचित्र के सारे प्रश्नोत्तर का समापन आज यहाँ पर होता है इस दूसरे वीडियो में। अब हम आगे इसकी भाषा की बात करेंगे, पकवानों को जानेंगे और इसमें उर्दू, अरबी, फारसी जो शब्द आए हैं उनका भी विस्तृत रूप से वर्णन और शब्दार्थ करेंगे। इस हेतु आपको तीसरा वीडियो भी देखने की ज़रूरत होगी। यह वीडियो हम इस चैप्टर को 3 वीडियो के रूप में हमने बनाया है ताकि आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आ सके। धन्यवाद।